जाएगा किस किस ने क्लास ली है, किस किस ने क्लास नहीं ली है। देखिए चलिए सभी प्रेजेंट कर दीजिए अपनी अपनी, ठीक है। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो बेटा मैं सब। यस सर। चलिए थोड़ी देर के लिए इसे देखिए, कैसा लगता है फिर मुझे बताइएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि खाना इकट्ठा करने से लेकर खाना उगाने तक। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी कि खेती की शुरुआत कैसे हुई, और हर्डिंग यानी कि जानवर पालने की शुरुआत कैसे हुई। और हम देखेंगे कि उस टाइम पे क्या क्या कस्टम्स और प्रैक्टिसेस थे। अ क्लोजर लुक में हम जानेंगे मेहरगढ़ के बारे में, जो कि बोलन पास ईरान के पास है। और इसके अलावा दाओजोली हेडिंग के बारे में, जो कि ब्रह्मपुत्रा वैली में है। और एल्सवेयर में हम बात करेंगे नियोलिथिक साइट केटल हायुक की, जो कि टर्की में है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं खाने की। हम अपनी डेली लाइफ में तमाम तरह की चीज़ें खाते हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हम खाते हैं ये या तो फिर आते हैं प्लांट्स से, यानी कि पेड़ पौधों से, और या तो फिर एनिमल्स से, यानी कि जानवरों से। अब अगर बात करें कि हमारे खाने का कौन सा हिस्सा पेड़ पौधों से आता है, तो हम सबसे पहले तो पेड़ पौधों का यूज़ करते हैं फूड ग्रेन्स के लिए, यानी कि अनाज के लिए। अनाज जैसे कि गेहूं यानी कि व्हीट, चावल यानी कि राइस, कॉर्न यानी कि मक्का, बार्ले यानी कि ज्वार, मिलेट्स यानी कि बाजरा, और इसके अलावा तमाम तरह की जो पल्सेस हैं यानी कि दाल है। और इसके अलावा हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, और इसके अलावा तमाम तरह के नट्स, बेरीज और हर्ब्स भी। तो इस तरीके से हमें पेड़ पौधों से वैरायटी ऑफ थिंग्स मिलती हैं खाने पीने के लिए। और इसके अलावा एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है? एनिमल्स से हमें मिलता है मिल्क यानी कि दूध, और तमाम तरह के मिल्क प्रोडक्ट्स। और इसके अलावा एनिमल्स से हमें मिलते हैं एग्स और उनका मीट। अब अगर बात करी जाए पेड़ पौधों की, तो डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस, यानी कि जो अलग अलग पौधे हैं वो अलग अलग कंडीशंस में उगते हैं। जैसे कि राइस रिक्वायर्स मोर वाटर देन व्हीट, जो चावल का जो पौधा होता है उसे कहीं ज़्यादा पानी की ज़रूरत। व्हीट और बार्ले के कंपैरिजन में, यानी कि गेहूं और ज्वार के कंपैरिजन में, चावल उगाने के लिए कहीं ज़्यादा पानी चाहिए होता है। और चावल को उगाने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, इस वजह से चावल ऐसी जगहों में उगाया जाता है जहां पानी अच्छे खासे क्वांटिटी में मिलता हो। सो राइस इज ग्रोन इन वाटर अबंडेंट एरियाज। अबंडेंट का मतलब जहां पे कोई चीज़ अच्छी मात्रा में मिले या अच्छी क्वांटिटी में मिले, इसे कहते हैं अबंडेंट। तो राइस वाटर अबंडेंट एरियाज में उगाया जाता है जहाँ पानी ज़्यादा होता है। और जो ड्राई एरियाज होते हैं वहाँ लोग राइस जल्दी नहीं उगाते हैं। अगर जानवरों की बात करें तो जानवर भी अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट के मुताबिक रहते हैं किसी भी जगह में। अब जैसे कि शीप एंड गोट कैन सर्वाइव इजीली देन कैटल इन हिली एरियाज। मान लीजिए कोई पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे खाने की चीज़ें भी कम होंगी, पानी भी कम होगा। तो जो बड़े जानवर हैं यानी कि जो कैटल्स हैं, कैटल यानी कि गाय, भैंस, बैल, ये सब तमाम चीज़ें कैटल में आती हैं। तो जो बड़े जानवर हैं वो पहाड़ी एरिया में रह पाए उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो छोटे जानवर हैं जैसे कि शीप हो गए यानी कि भेड़, और गोट हो गई यानी कि बकरियां, ये जो छोटे जानवर हैं ये पहाड़ी इलाकों में आराम से रह लेते हैं। अब अगला टॉपिक आता है बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी कि फार्मिंग यानी कि खेती, एंड हर्डिंग, हर्डिंग ये वर्ड है ये आया है हर्ड यानी कि झुंड, और हर्डिंग का मतलब झुंड में जानवरों को पालना या फिर चराना, तो वहां से वर्ड आया हर्डिंग। तो किस तरीके से खेती की शुरुआत हुई, किस तरीके से जानवरों के रखने की शुरुआत हुई, चलिए इसको डिस्कस करते हैं।
तो जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ का जो क्लाइमेट है, यानी कि जलवायु, जो हमारे क्लाइमेट है वो हमेशा टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। जैसे हमारी अर्थ में कई बार एस्टेरॉइड्स आ जाते हैं, उनके गिरने की वजह से अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो जाता है। कई बार हमारी अर्थ में तमाम जगह सुपर वोल्केनोज हैं, वो सुपर वोल्केनोज फटने लगते हैं और उनकी वजह से अर्थ क्लाइमेट में चेंज आता है। इसके अलावा हमारे अर्थ में टाइम टाइम पे आइस एजेस आती हैं। आइस एजेस जब आती हैं तो हमारे पूरे अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम होने लगता है, ज्यादातर इलाकों में बर्फ पड़ने लगती है है और जितनी नदियां हैं, समंदर हैं, वो जमने लग जाते हैं। और ये आइस एजेस आती हैं, ये कई हजारों सालों रही हैं। अब से लास्ट आइस एज जो हमारे अर्थ आई थी करीब 70,000 साल पहले, और इसके बाद ये मिनी आइस एज आई। ये आइस एज आई थी करीब आज से 20,000 साल पहले से लेकर 15,000 साल पहले तक। उन 4-5 हजार साल का जो फेज था उसमें भी एक मिनी आइस एज थी। ज्यादातर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया था, और जब टेम्परेचर कम होता है तो ऐसे हमारे अर्थ का क्लाइमेट गर्म होता चला गया। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के ग्रास उगने लगे, कई तरह के पेड़ उगने लगे, बहुत ज्यादा लाइफ फॉर्म आए हमारे अर्थ में। तो करीब 12,000 साल पहले कुछ ऐसे ग्रासेस उगे जिन ग्रासेस में ग्रेन्स होते थे, यानी कि कुछ ऐसे बीज उसके जिसका यूज कर सकते थे इंसान खाने पीने के लिए, और उन बीजों को स्टोर करके रखा जा सकता था। ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि इससे पहले इंसान हंटर गैदरर्स थे, यानी कि वो पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा करते थे और जानवरों को मार के खाते थे। और दोनों ही केसेस में उनको जो कुछ भी मिलता था खाने के लिए वो उसे स्टोर नहीं कर सकते थे, उसे बचा के नहीं रख सकते थे। वो फल लाएंगे तो वो भी खराब हो जाएंगे थोड़े टाइम में, वो कहीं से मीट लाएंगे तो वो भी खराब हो जाएगा। तो खाना तो रोज खाना है, तो आपको खाना भी रोज ढूंढना पड़ेगा और हर किसी को ढूंढना पड़ेगा। ये सिनारियो था। तो जब लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे पेड़ हैं जिन पेड़ों से ऐसे बीज निकलते हैं, जिन बीजों का इस्तेमाल वो खाने पीने के लिए कर सकते हैं, और उन बीजों को स्टोर किया जा सकता है, यानी कि संभाल के रखा जा सकता है आगे के लिए, तो आपको रोज खाना ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। फिर आपके पास पहले ही खाना है। मान लीजिए बारिश हो रही है, बहुत बुरा मौसम, आपका मन नहीं बाहर जाने का, आपके पास पहले ही खाना है। तो वो एक लालच आया लोगों के अंदर कि हाँ यार, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी जिंदगी आसान बना सकती है। तो द क्लाइमेट वॉज चेंजिंग, सो वर प्लांट्स। जो हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट था वो धीमे धीमे से बदल रहा था। जो हमारे अर्थ के पेड़ पौधे हैं वो भी बदल रहे थे। पीपल सेवरल थिंग्स, लोगों ने कई सारी चीजें ऑब्जर्व करी। अब जैसे क्या ऑब्जर्व किया? प्लेसेस वेयर एडिबल प्लांट्स वर फाउंड, ऐसी जगहें जहां पे ऐसे पौधे थे जो एडिबल थे। एडिबल का मतलब खाने लायक, या फिर खाने लायक का मतलब उस पौधे में कोई एक ऐसा हिस्सा है जिस हिस्से को आप खा सकते हो, तो वो एडिबल प्लांट्स में आएंगे। और उन्होंने क्या देखा? हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ एंड फेल ऑन द ग्राउंड, कि उन पौधों में बीज लग रहे थे और वो बीज जब जमीन में गिरते थे तो किस तरीके से वहां पे नए पौधे आ जाते थे। हाउ न्यू प्लांट्स केम आउट फ्रॉम देम, कि वहाँ जो पेड़, एक पेड़ मान लीजिए उग रहा है, उसके बीज हैं, उसके बीज उसके आसपास के जगहों में ज़मीन में गिरेंगे और वो जाके रहेंगे, वहाँ पे फिर एक नया पौधा आ जाएगा उसी का। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी उस टाइम के लोगों को। दे बिगैन लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स। इन दिस वे दे बिकेम फार्मर्स। अब लोगों ने क्या किया? उन्होंने उन प्लांट्स की देखरेख करना शुरू किया। लुकिंग आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखरेख करना। तो दे बिगैन लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, उन्होंने इन पौधों की देखरेख करना शुरू किया, उन्हें बचाना शुरू किया पक्षियों से और जानवरों से। अब जो ऐसे पौधे हैं जिनमें से बीज निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन बीजों को जानवर भी खाना चाहेंगे, उन पौधों को, और उन बीजों को जो चिड़ियां हैं वो भी खाना चाहेंगी। तो आपको जानवरों से और पक्षियों से बचा के रखना है ऐसे पेड़ों को। तो इस तरीके से आहिस्ते आहिस्ते लोग किसान बनते चले गए। पीपल ऑल्सो लर्न टू टेम एनिमल्स। जो लोग थे उन्होंने क्या सीखा? टेम एनिमल्स। टेम का मतलब होता है पालतू बनाना। तो उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। एनिमल्स विच वर जेंटल इनफ, जो थोड़े नाजुक किस्म के थे, जो थोड़े जेंटल थे, उन जानवरों को लोगों ने पालतू बनाना सीख लिया। अब जाहिर तौर पे जंगली भालू जेंटल नहीं होता है, तो आप उसको पालतू नहीं बना सकते हो। मतलब बनाने को तो बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ा रिस्की काम है। तो जो जेंटल एनिमल्स हैं उनको लोगों ने पालतू बनाना सीखा। अब ऐसे एनिमल्स कौन कौन से थे? शीप यानी कि भेड़, गोट यानी कि बकरी, और जो कैटल थे, पिग्स, डॉग्स जो सुअर हैं, कुत्ते हैं, ऐसे जो जेंटल जानवर हैं उनको लोगों ने पालना शुरू किया। डॉग्स वर द फर्स्ट टू गेट डोमेस्टिकेटेड। जो पालतू जानवर थे उनमें सबसे पहले जानवर थे डॉग्स यानी कि कुत्ते।
These animals provided milk, skin, meat, wool, companionship and protection. इन जानवरों से दूध मिलता था, उनकी स्किन मिलती थी, उनकी स्किन यानी कि उनकी खाल, जो फरी खाल है उनकी, उनका यूज करके इंसानों के कपड़े बन सकते थे। इसके अलावा मीट मिल सकता था, उनकी जो बाल होते हैं उनसे वूल मिल सकता था। इसके अलावा कंपेनियनशिप, बहुत अच्छे साथी होते हैं जो ऐसे एनिमल्स होते हैं, और इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए भी। अब आप कहीं पे भी जा रहे हो, जंगलों में हो, आपके साथ कुत्ते हैं तो कम सर आवाज नहीं आ रही। यस आवाज नहीं लग गया। सर आवाज नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही है। यस सर नहीं आ रही। यस सर नहीं आ रही। आपको एक प्रोटेक्शन पीपल कि लोगों ने जानवर पालने शुरू किए। अब अगला टॉपिक है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन, ये जो वर्ड है डोमेस्टिक से, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू। अब डोमेस्टिकेशन का क्या मतलब है? जब लोगों ने खेती करना शुरू किया और जानवरों को पालना शुरू किया, तो अब उनके पास कई सारे तरह के पेड़ पौधे थे जिनसे वो खेती कर सकते थे। खेती करना मतलब क्या? कुछ पर्टिकुलर पौधे उगाना। लेकिन अब सवाल आता है कौन से पर्टिकुलर पौधे उगाना। तो उन्होंने कुछ पर्टिकुलर पौधे चुने, ठीक है, कि जो उन्हें अच्छे लगे, वो पर्टिकुलर पौधे चुने और उन्हीं को उगाना शुरू किया साल दर साल, और उन पौधों को भी थोड़ा सा इंप्रूव करते चले गए। और इसके अलावा अब लोगों ने जानवर पालने शुरू किए। तो कौन से जानवर पालेंगे? अब जब उन्होंने देखा कि कौन से जानवर पालेंगे एक क्राइटेरिया के मुताबिक, तो जो जानवर थे, कुछ जानवर जो कि वो उस क्राइटेरिया में आ रहे थे, उन जानवरों को लोगों ने पालना शुरू किया। और फिर पालते ही मतलब उन जानवरों को उन्होंने फिर पहले तो सारे जानवर जंगल में थे, उन जानवरों को घरेलू बना लिया। मतलब घरों में अपने साथ रखने लगे, उनकी फार्मिंग होने लगी, उनको पाला जाने लगा, और फिर उनकी अगले जो पीढ़ी आती थी उन्हें भी पाला जाने लगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, ये था डोमेस्टिकेशन, की मतलब उन जंगली पौधों को और जंगली जानवरों को आपने घरेलू बना लिया कि ये अब हमारी कस्टडी में है, हम इनकी फार्मिंग करेंगे, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी। तो अब इस प्रोसेस को चलिए डिस्कस करते हैं। The process in which people grow some particular plants and look after some particular animals, यानी कि वो प्रोसेस है जिसमें जो लोग हैं वो कुछ पर्टिकुलर पौधों को उगाते हैं और इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर जानवरों को पालते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डोमेस्टिकेशन, और इसकी शुरुआत हुई करीब करीब 12,000 साल पहले। तो ये है प्रोसेस डोमेस्टिकेशन का। अब चलिए बात करते हैं कि वो कौन से क्राइटेरिया हैं, कि लोगों ने डिसाइड कैसे किया कि हाँ हमें ये वाले पेड़ उगाने हैं और इन वाले जानवरों को रखना है। ऑब्वियसली कुछ क्राइटेरिया आप चूज करते हो ना किसी भी चीज़ के लिए। आपको कार लेनी है तो पहले आप दिमाग में कुछ बैठाते हो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसी कार लेनी है जिसका माइलेज सबसे ज़्यादा हो, या मुझे ऐसी कार लेनी है जो देखने में ज़्यादा अच्छी हो। कुछ तो क्राइटेरिया रखते हैं। तो वो क्राइटेरिया क्या थे जब लोगों ने ये डिसाइड करना कि कौन से पेड़ उगाए जाएँ, कौन से जानवरों को पाला जाए। तो अब जब बात आती है कि कौन से पेड़ों को उगाया जाए, तो ऐसे पेड़ चुने गए जिनमें ग्रेन साइज, यानी कि जो उनके बीज थे वो थोड़े बड़े हों, ग्रेन साइज उनका बड़ा हो, क्योंकि बड़े बीज होंगे तो ज़्यादा पैदावार होगी, ज़्यादा खाना आपके पास होगा खाने के लिए उतने ही पौधों से। और इसके अलावा अब जब उनका ग्रेन साइज बड़ा हो, बड़े बीज हों, तो बीज जिस डंठल में लगते हैं या फिर जिस स्टॉक में लगते हैं वो स्टॉक स्ट्रांग होना चाहिए। वो अगर डंठल थोड़ी सी कमज़ोर होगी तो वो जितने बीज हैं वो पकने से पहले ही गिर जाएंगे, वो डंठल मुड़ जाएगी, तो पूरा पौधा उगाने की आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। तो उसकी जो स्टॉक हो वो थोड़ा सा मजबूत हो कि जब उसमें इतने बीज लगें और बड़े बीज लगें तो वो टूटे नहीं, झुके नहीं। तो आपने जितनी मेहनत करी है, जितना टाइम दिया है उस पौधे को उगाने में, आपकी मेहनत खराब ना हो। पर केपेबल टू बी प्रिजर्व्ड एंड प्लांटेड, यानी कि ऐसे पौधे उगाए जाएं जिन पौधों के जो बीज हैं
उन बीज को प्रिजर्व करके रखा जा सके, यानी कि प्रिजर्व करके रखना यानी कि संभाल के रखना। जिन बीजों को आपने मान लो रख लिया कि सर्दियां आ रही हैं, अब ज्यादा खाने पीने की चीजें नहीं लेंगी, तो प्रिजर्व करके रख लिया उन बीजों को कि हम सर्दियों में, पूरी सर्दियों में इनको बना बना के खाएंगे। तो वो बीज ऐसे होने चाहिए कि जो पूरी सर्दियां चल जाएं बिना खराब हुए। अगर मान लीजिए किसी पेड़ के बीज ऐसे हैं जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं तो काम नहीं आएंगे। तो ऐसे बीज जिनको प्रिजर्व करके रखा जा सके और दे कैन बी प्लांटेड, उनको, उन बीजों को जब आप दोबारा से जमीन में डालो तो उनसे दूसरे पौधे भी निकल आए। क्योंकि आपको एक बार आपने पौधे बोए, उन पौधों से जो आपको बीज मिले, अब आपने पौधे हटा दिए तो आपको दोबारा से वो पौधे उगाने हैं। तो या फिर आप दोबारा जंगल से लाओ, दोबारा जंगल से लाओगे तो जंगली पौधे होंगे। आपने जो उगा के रखे हैं उनमें से जो अच्छे अच्छे पौधे थे, फिर आप उन पर्टिकुलर अच्छे अच्छे पौधों के बीज संभाल के रखो और फिर अगली बार में उन बीजों को लगाओ। तो वो जो अगली फसल होगी वो उन जंगली पौधों की, मतलब भले ही उसी पेड़ का हो लेकिन उस फसल से ज्यादा बेहतर फसल निकलेगी। तो इस तरीके से लोग अच्छे अच्छे बीज जो पेड़ होते थे उनके बीजों को संभालते थे और उन बीजों से अगली बार फसल लगाते थे। तो वो जो सीड्स होते थे वो दोबारा प्लांट भी किए जा सकें। और ये तो बात रही पेड़ पौधों की। अब बात आती है जानवरों की। कौन से जानवरों को उन्होंने सेलेक्ट किया? दे सेलेक्टेड एनिमल्स विच वर जेंटल। जेंटल यानी कि नाजुक हैं, जिनको आप पाल सको, जिनको आप अपने घर बार के आसपास रख सको। जैसे मान लीजिए भेड़ बकरी हैं, सुअर हैं, कुत्ते हैं, आप ये पालतू जानवर हैं, आप इनको रख सकते हो अपने पास। आपको जब भी इनका मीट चाहिए आप इन्हें मार के खा सकते हो, आपको इनका स्किन चाहिए आप इनका स्किन निकाल सकते हो, आपको दूध चाहिए आप इनसे दूध ले सकते हो। वहीं दूसरी तरफ ऐसे जानवर है जिनको आप पालतू नहीं रख सकते, अपने साथ में नहीं रख सकते, भले ही आपको उनसे कुछ मिल रहा हो या ना मिल रहा हो। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो जानवर जेंटल होने चाहिए, वो इस लायक होने चाहिए कि आप उन्हें अपने पास में, अपने साथ में रख सको। इसके अलावा दोस्त कुड बी टेम्ड, जिनको पालतू बनाया जा सके, जिनके अंदर वो खूबी हो कि आप उनसे इंडिविजुअल पे जुड़ सको, जिनको पालतू बनाया जा सकता है। व्हीट, बार्ले एंड शीप गोट वर द फर्स्ट टू बी डोमेस्टिकेटेड। गेहूं और ज्वार, बार्ले यानी गेहूं और ज्वार, और शीप एंड गोट यानी कि भेड़ और बकरी, ये पहले जानवर थे जिनको डोमेस्टिकेट किया गया। ऑब्वियसली डॉग्स तो सबसे पहले थे, लेकिन एक बड़े लेवल पे, जिस तरीके फार्मिंग के सेंस में। अब अगला टॉपिक है रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन, यानी कि अब आपने जो जानवर जंगल में रह रहे थे उनमें से कुछ पर्टिकुलर जानवरों को चुना और अपने ही साथ रखना शुरू कर दिया। उन जानवरों के बच्चे हुए, उनके बच्चों को भी आपने रखा और इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी आपने उन्हें रखना शुरू कर दिया। तो उन जानवरों का जो कनेक्शन था जंगल से वो टूट गया और वो आप ही के साथ रहने लगे। और आपने यही काम किया पेड़ों के साथ, पौधों के साथ। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकेम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड वंस, कि जो भी पेड़ पौधे और जानवर जिनको इंसानों ने घरेलू बना लिया, वो अपने जंगली जो पेड़ पौधे और जानवर थे उनसे अलग होने लग गए। अब अलग होने लग गए, वो उसका रीजन क्या है? एक रीजन है इवोल्यूशन। जिस तरीके के हालात होते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म उसी हिसाब से इवॉल्व करता है। अब चाहे में हो, चाहे मेंटल सेंस में हो, तमाम तरह के एस्पेक्ट्स में वो इवॉल्व करता है आहिस्ते आहिस्ते। अब जैसे कि बात करें, दे हैड स्मॉलर टीथ एंड हॉर्न्स, कि अब जानवरों की बात हो रही है। तो जानवर जो थे जिनको घरेलू बनाया गया, उनके जो दांत थे वो दांत छोटे होने लगे। जो उनके उन्हें कंपेयर करें वाइल्ड एनिमल्स से। अब इसका रीजन क्या है? अब मान लीजिए जो जानवर है, गाय भैंस ही मान लीजिए, तो गाय भैंस जंगल रहे हैं, तो जंगल है तो उनकी लड़ाई होगी, एक दूसरे से लड़ाई होगी, लड़ने के लिए बेटा जिनको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है ना, वो लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करो, है ना। उनके सींग बड़े होने चाहिए। तो ये तमाम चीजें जब होती हैं, जब उनके जिंदगी में घट रही चीजें, तो वो उनके बॉडी में है। अब उन्हीं इंसानों ने रखना शुरू कर दिया अपने पास। अब अपने पास रखना शुरू कर दिया तो इंसानों ने घास काट के उनको खाना देने लग गए। तो जरा नाजुक खाना मिल रहा है, पचाने में आसान है। तो जो बड़े बड़े दांत हैं, अब उन दांतों की इतना जरूरत नहीं है, इतना काम नहीं पड़ रहा है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो दांत हैं वो छोटे होते चले गए जानवरों के। अब जब इंसान ने पाल रखा है जानवरों को, कि खेत बना रखा है, उसमें सारे जानवर पल रहे हैं, तो जानवरों की आपस में लड़ाइयां भी कम हो रही हैं।
अब जब लड़ाइयां कम हो रही हैं तो एक पीढ़ी आई, फिर उनके बच्चे जो हुए उन जानवरों के, अगली पीढ़ी, फिर उसकी अगली पीढ़ी, और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब इतनी पीढ़ियां गुजर गई हैं, जिन पीढ़ियों ने ये देख लिया है कि ज्यादा लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, तो उन पीढ़ियों के जो सींग थे वो छोटे होते चले गए, क्योंकि सींग का ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। और जबकि वहीं जो दूसरे जानवर हैं, मतलब जैसे गाय भैंस की सेंस की बात करते हैं, तो गाय भैंस जो जिनको पालतू बनाया गया, और वो गाय भैंस की वो प्रजातियां जो जंगल में ही रह गए, उनके दांत वैसे ही थे, उनके सींग वैसे ही थे, इनके छोटे होते चले गए। और इसके अलावा they became less and less aggressive over generations। अब जो जानवर जंगल में होते हैं वो अग्रेसिव होते हैं। अग्रेसिव होते हैं क्योंकि वो जब अग्रेसिव होंगे खाने पीने को लेके और तमाम चीजों को लेकर, तभी वो सरवाइव कर पाएंगे। अब उन जानवरों में से कुछ जानवरों को चुना गया और उनको पाला जब जाने लगा, तो एक लंबे टाइम के दौरान जब पाला गया जानवरों को, तो अब जैसे मान लीजिए कई सारी भेड़ है, किसी किसान के पास 50 भेड़ है, और उन 50 भेड़ों को उसने पाल रखा है, और टाइम टाइम पे जब खाना बाहर कम मिलेगा तो कुछ भेड़ों को वो मारेगा और खा लेगा, उसको कुछ और काम चाहिए होगा तो कुछ भेड़ों का यूज करेगा दूसरे किसी चीज में। तो अब जब बात आती है कि किन भेड़ों को मार के खाया जाए, ये जब सवाल उठेगा, तो इन सारी भेड़ों में से वो किसान कौन सी भेड़ चुनेगा जिसको वो मार के खाएगा। जाहिर सी बात है, जो भेड़ अग्रेसिव होगी, मतलब जो भेड़ उसकी बात नहीं मानती है, जिसको संभालना मुश्किल होता है, पकड़ना मुश्किल होता है, जो अग्रेसिव है भेड़, लड़ाई झगड़ा करती है सबसे, ऐसी भेड़ को पकड़ के वो पहले मार के खाएगा, क्योंकि ऐसी भेड़ का जो बच्चा होगा, जो उसकी अगली पीढ़ी आएगी, वो भी ऐसी ही होगी। ठीक है, तो किसी नाजुक भेड़ को मारने से अच्छा है वो किसी अग्रेसिव भेड़ को मारेगा। तो होगा क्या, उस अग्रेसिव भेड़ का जो अगली पीढ़ी है वो अगली पीढ़ी आ ही नहीं पाएगी। जो नाजुक जो जानवर हैं, जो बाय बिहेवियर, अपने बर्ताव से जो नाजुक हैं, उनके ही बच्चे पैदा होंगे। उनके बच्चे पैदा होंगे तो ये चांस ज्यादा है कि उनके बच्चे भी थोड़े जेंटल होंगे, नाजुक होंगे। अब उनके भी बच्चे जब अगली बार बात आएगी कि उनकी पीढ़ी आगे बढ़े, तो उनकी पीढ़ी में भी जो अग्रेसिव होंगे उनको हटा दिया जाएगा, तो सिर्फ नाजुक बचेंगे। तो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ जो नाजुक जानवर हैं, नाजुक अपने बिहेवियर से, उन्हीं के जीन्स आगे जाते जाएंगे, और अग्रेसिव जानवर हैं उनके जो जीन्स हैं वो आगे कम जा पाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, वो जो घरेलू जानवर हैं उनके जो अग्रेसिव बिहेवियर के निकलते हैं वो निकल ही नहीं पाएंगे, उनके जीन्स आगे नहीं बढ़ेंगे, नाजुक वालों के जीन्स आगे बढ़ेंगे, तो जानवर नाजुक बनते चले जाएंगे। They became less and less aggressive over generations, as the bold ones of them were killed first and relatively gentle ones were selected for breeding। कि जो बोल्ड होते थे उनको पहले मारा जाता था, और जो रिलेटिवली थोड़े नाजुक होते थे, जेंटल होते थे, उनको सिलेक्ट किया जाता था ब्रीडिंग करने के लिए, जिससे कि उनकी अगली पीढ़ी हो सके। अब अगला टॉपिक आता है अ न्यू वे ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी जीने का एक नया तरीका। अब लोगों ने जब पेड़ पौधे उगाने शुरू कर दिए, तो होने क्या लगा, पहले के टाइम में, अब जैसा कि आपको पता है, पहले लोग पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा करते थे और जानवरों को मार के खाते थे, और वो एक जगह नहीं रहते थे, वो अपनी जगह बदलते रहते थे, क्योंकि एक जगह ज्यादा देर तक रहेंगे तो वहां जानवर भी खत्म होने लगेंगे, पेड़ पौधों से खाने पीने की चीजें भी खत्म होने लगेंगी, तो उन्हें मजबूरी में अपनी जगह बदलते रहना पड़ता था। उनका पर्टिकुलर कोई अपना घर नहीं होता था, सब लोगों को कलेक्टिवली काम करना पड़ता था साथ में, एक जैसे आदिवासी ट्राइब्स आपने देखी होंगी, कुछ वैसे। अब जब लोगों ने खेती करना शुरू किया तो अलग तरह के काम होने लग गए लोगों को, जैसे कि ग्रोइंग क्रॉप्स नीड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। लोगों ने सोचा था कि ये जो पौधे उग रहे हैं, इन पौधों से उनको खाना मिल रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब पौधे उगाए जाएं, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन अब होने क्या लगा कि जब लोगों ने पौधे उगाना शुरू कर ही दिया, खेती करनी शुरू कर ही दी, तो होने ये लगा कि खेती करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आपको पहले बीज बोने पड़ते हैं, सो करना मतलब सोइंग सीड, सो करना मतलब बोना, तो आपको पहले बीज बोने पड़ेंगे, उसके बाद जो पौधे निकलेंगे उनको टाइम टाइम पे हर रोज आपको पानी देना पड़ेगा। अब जैसे खेत में आपने बहुत सारे पौधे बो दिए हैं, तो उन पौधों के साथ साथ और भी कई तरह के छोटे मोटे पौधे उगने लगेंगे, और उन पौधों की वजह से जो आपको जो पौधा उगाना है वो कम होने लगेंगे। तो जो इधर उधर के फालतू फर्जी पौधे उग जाते हैं, जो कि जगह खाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं दूसरे पेड़ों को, उन्हें कहते हैं वीड्स, मतलब ऐसे पौधे, झाड़ जंकार। तो आपको वीडिंग करनी पड़ेगी। वीडिंग का मतलब वीड्स हटाना। और इसके अलावा
ड्राइविंग आउट एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब आपने खेत लगा दिया है, अब खेत में तमाम तरह के जानवर आ रहे हैं, आपने बो दिया, रोज पानी दे रहे हो, रोज इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो उसमें, और अचानक जानवर आए और पेड़ पौधे खा के चले जाएं, आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी इतने दिनों की। और या तो फिर जब अनाज आ रहा है, जब उसके बीज आ रहे हैं, चिड़ियों का झुंड आ रहा है और सारे बीज खा जा रहे हैं, तो आपने बीज के लिए ही तो पेड़ उगाए थे, जो इतने महीनों से आपने इतनी मेहनत करी बीज के लिए, वो चिड़िया खा गए। तो ऐसा ना हो, इस वजह से आपको वहां पे रहना पड़ेगा, आपको टाइम टाइम पे देखना पड़ेगा, अपने खेतों को बचाना पड़ेगा जानवरों से और चिड़ियों से, और ये सब तो काम करना पड़ेगा पौधे उगाने के लिए और बीज उगाने के लिए। अब जब बीज उग गए हैं तो भी आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम है, स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर फूड एंड सीड। अब आपको सारी फसल काटनी है, उन फसलों से जो बीज निकलेंगे उन बीजों को फिर आपको स्टोर करना है उन ग्रेन्स को खाने के लिए और अगली बार बोने के लिए। तो लोगों ने करना क्या शुरू किया, पीपल स्टार्टेड मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वोवन बास्केट्स और डग पिट्स टू स्टोर सीड्स। अब जब उन्हें उन बीजों को स्टोर करना है तो लोगों ने बड़े बड़े क्ले पॉट्स बनाए, यानी कि मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए जिनमें वो बीजों को रख सकें, और इसके अलावा वोवन बास्केट्स बनाए, मतलब बुने हुए पत्तियों के और तमाम चीज़ों के बुने हुए बास्केट्स, और डग पिट्स यानी कि ज़मीन में गड्ढे बना के वहाँ पे स्टोर करे जा सके जहाँ पे ऐसे बीज। तो ऐसे डग पिट्स लोगों ने बनाने शुरू किए। अब अगला टॉपिक आता है टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, यानी कि एक सेटल्ड लाइफ की तरफ। अब सेटल्ड लाइफ का मतलब, अभी तक जितने लोग थे अर्ली मैन, वो जगह बदलते रहते थे। क्यों जगह बदलते रहते थे? क्योंकि उन्हें एक ही जगह पर खाना खत्म होने लगता था। अब लोगों ने जब खेती करना शुरू किया तो एक ही जगह पे उन्हें खाना मिल रहा है, वो स्टोर कर सकते हैं बीजों को, उन्हें एक ही जगह पे खाना मिल रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, वो जब खेती कर रहे हैं, उन्होंने फसल लगा दी है, तो जाहिर तौर पे वो कहीं और नहीं जा सकते। उन्हें रोज पानी देना है, उन्हें रोज जानवरों से खेत बचाना है, चिड़ियों से खेत बचाना है, रोज इतनी मेहनत करनी है, वो कहीं और नहीं जा सकते हैं। इस वजह से उन्हें क्या लगा कि पहले के टाइम में जब जो लोग इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लोगों ने रुकने का जो ड्यूरेशन है वो लंबा होने लगा लोगों का, कि एक ही जगह पे उन्होंने एक फसल लगा दी तो समझ लीजिए 5-6 महीने एक जगह पे रुक रहे हैं, फसल काटी उसके बाद अगली जगह जा रहे हैं, या फिर लंबा टाइम रुक रहे हैं। तो इस तरीके से लोग धीमे धीमे से बढ़ने लगे सेटल्ड लाइफ की तरफ। पहले के टाइम में बहुत कम टाइम में एक जगह में आए तो बहुत कम टाइम में वहाँ रहे, जगह छोड़नी पड़ी। अब वो जहाँ भी जा रहे थे वहाँ लंबे टाइम के लिए रुक रहे थे। Traces of huts at many sites, for example, Burzahom in Kashmir had pit houses dug into the ground. यानी कि अब लोगों ने जब खेती करना शुरू किया तो जगह जगह पे लोगों ने रुकना शुरू किया लंबे टाइम तक। तो अब लोगों ने यहाँ पे हट्स बनाने शुरू किए। ट्रेसेस ऑफ हट्स एट मेनी साइट्स, कई जगहों पे ट्रेसेस ऑफ हट्स मिले हैं, जैसे कि बुरज़ाहोम एक जगह है कश्मीर में, यहाँ पे पिट हाउसेस मिले हैं। पिट हाउसेस यानी कि गड्ढे के नीचे कमरे बनाए गए हैं एक घर जैसे। कुकिंग हर्ट्स ऑल्सो वर फाउंड। कुकिंग हर्थ का मतलब ये होता है जो खाना बनाने की जो भट्टी होती है उसे कहते हैं कुकिंग हर्थ। तो वहाँ पे कुकिंग हर्ट्स मिले, और ये कुकिंग हर्ट्स घरों के अंदर भी मिले और घर के बाहर भी मिले, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। कश्मीर में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो जब मान लीजिए उस लिहाज से ये शायद सोचा गया हो कि अगर सर्दी है तो घर के अंदर खाना बना लेंगे, और सर्दी ज़्यादा नहीं है तो घर के बाहर खाना बना लेंगे। तो ये सोच के में भी शायद कुकिंग हर्थ जो थी, खाने की भट्टियाँ, वो घरों के अंदर भी मिली हैं, घरों के बाहर भी मिली हैं। न्यू स्टोन टूल्स ऑल्सो फाउंड पॉलिश्ड टू गेट अ फाइन कटिंग एज। अब लोगों ने खेती करना शुरू किया, लेकिन फिर भी वो उन्होंने जानवरों को मारना और ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत करते थे जब उन्हें टाइम मिलता था। तो अब इस टाइम पे जो नए स्टोन टूल्स यूज़ होने लगे, हमने याद करिए पढ़ा था कि स्टोन टूल्स जिस तरीके से इवॉल्व हुए, पहले पैलियोलिथिक एज में स्टोन टूल्स बड़े पत्थरों के बनते थे, उसके बाद पैलियोलिथिक एज के बाद आई मीजोलिथिक एज, जब स्टोन टूल्स थोड़े से छोटे हुए, यानी कि मिडिल स्टोन, उनको थोड़ा सा फाइन कट किया जाने लगा। अब इसके बाद इस टाइम पे यहाँ पे नए स्टोन टूल्स आ गए जिनको और ज़्यादा पॉलिश करके उनको बहुत ज़्यादा फाइन कटिंग एज दी गई, और इनको कहा गया नियोलिथिक स्टोन्स। नियो यानी कि नया, लिथिक यानी कि पत्थर। तो नियोलिथिक यानी कि नया पत्थर। इस टाइम तक नियोलिथिक स्टोन्स आ गए थे जो कि छोटे होते थे और बिल्कुल पॉलिश्ड होते थे फाइन कटिंग एज के साथ। और इसके अलावा मोल्टास और पेस्टल्स का यूज़ होने लगा था, यानी कि मूसल के।
अब ऑब्वियसली जब आप सीड्स का यूज़ कर रहे हो, बीजों का यूज़ कर रहे हो, तो आपको मूसल की ज़रूरत है कि आप उन बीजों को पीस सको। People began using pots for cooking food like grains, like rice, wheat and lentils. लोगों ने अब क्योंकि ये जो grains मिलते थे, जैसे चावल का ग्रेन हो गया या गेहूं का ग्रेन हो गया या फिर जो तमाम दाल हो गई या फिर और भी फूड ग्रेन्स, उन फूड ग्रेन्स को अब लोगों को पकाना है। तो पकाने के लिए कुछ चाहिए, तो लोगों ने पॉट्स का यूज़ करना शुरू किया, मतलब छोटे छोटे बर्तनों का। People also began weaving cloth. लोगों ने कपड़े को बुनना शुरू किया। और कपड़े को बुनना किन चीज़ों से शुरू किया, यानी कि किन चीज़ों का यूज़ किया? उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स का यूज़ किया, जैसे कि कॉटन का यूज़ किया उन्होंने जूट का यूज़ किया। तमाम चीज़ों से उन्होंने चीज़ों को सिलना शुरू किया और चीज़ों से सिल के उन्होंने बहुत तमाम तरह की चीज़ें बनाई। उन्होंने टेंट बनाए, उन्होंने कपड़े बनाए। ये आर्ट शुरू हुआ सिलने का। शिफ्टिंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल फ्रॉम बीइंग हंटर गैदरर्स टू फार्मर हर्डर डिड नॉट हैपन एट वंस। ये जो शिफ्ट था लोगों का, पहले लोग हंटर गैदरर थे, उसके बाद क्या बने? फार्मर हर्डर। फार्मर यानी कि जो खेती करते हैं, और हर्डर यानी कि जो जानवर पालते हैं। तो ये जो शिफ्ट हुआ लोगों का, ये शिफ्ट अचानक से नहीं हुआ कि एक पीढ़ी के दौरान ऐसा हो गया हो कि एक पीढ़ी हंटर गैदरर है और उसकी अगली पीढ़ी को पता चला खेती करना, तो पूरी अगली पीढ़ी के जितने लोग थे सब लोगों ने खेती करना शुरू किया। ऐसा नहीं था। ये चीज आहिस्ते आहिस्ते हुई, धीमे धीमे, हजारों सालों के दौरान। दिस हैपेंड ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीमे धीमे, आहिस्ते आहिस्ते। एंड टुक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एंड मेनी मेनी जनरेशंस। हजारों साल लगे और बहुत सारी पीढ़ियां लगी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं, मतलब ऐसा टॉपिक नहीं, बस एक ऐसा ख्याल है, आपके कोर्स में नहीं है। वो है आयरनी ऑफ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन बस हम डिस्कस कर रहे हैं, बस एक ख्याल के तौर पे। लोग जब हंटर गैदरर्स थे, जंगलों में रहते थे, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। रोज़ बाहर जाना पड़ता था खाना ढूंढने, आपको जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता था, और रोज़ आपको खाना लाना पड़ता था। आप रोज़ खाना खत्म हो जाता था या ख़राब हो जाता था, तो ये काम आपको रोज़ करना पड़ता था। जब पौधे मिले लोगों को, तो अचानक से लोगों को लगने लगा कि हमारी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स सारी ख़त्म हो गई। हमारी लाइफ अब अच्छी हो जाएगी, बहुत सुकून हो जाएगा हमें, क्योंकि अब हमें रोज़ बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हमें किसी तरह का टेंशन नहीं होगा, हम एक ही जगह पे बैठ के हमें खाना मिलता रहेगा, हम आराम से खेती कर लेंगे, खेती से हमें खाना मिलेगा, अब कोई हमें टेंशन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या? अब जब लोगों ने ये सोचा कि सिर्फ खेती कर लेने से उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, उन्होंने खेती करना शुरू किया करीब 12,000 साल पहले। और उस टाइम को हम अगर कंपेयर करें आज के टाइम से, सोचिए 12,000 साल हो चुके हैं उस चीज़ को, और आज भी जितने भी लोग हैं समाज में, जितने लोग हैं, 90% ऑफ द पीपल, 90% से भी ज़्यादा मैं कह, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में परेशान है। उनकी तकलीफ़ें कोई ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई हैं। सोचिए 12,000 साल पहले लोगों ने सोचा था हमारी ज़िंदगी हो जाएगी, हमें ऐसे चीज़ें मिल गई जिनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। और सोचिए 12,000 साल बाद भी टाइम में हम दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा दुनिया, हमने उनको खेत बना दिए हैं, सारे जंगलों को काट के हमने खेत बना दिया है। लेकिन आज भी हमारी तकलीफें नहीं, हमने जो सोचा था हमारी जिंदगियां बेहतर हो जाएंगी, खुशहाली आ जाएगी, हम आज भी परेशान हैं। आज भी मेजॉरिटी की ज्यादातर जनसंख्या भी गरीबी है, खाने को नहीं मिल रहा है। वो लोग आज जिनको खाने को भी मिल रहा है, वो आज इस बात से परेशान नहीं है कि उनको खाने को नहीं मिल रहा है। जिनके पास अच्छी नौकरियां हैं, पैसा है, वो और चीज से परेशान। समझ रहे हैं? लोग अपनी परेशानी ढूंढ ही लेते हैं हर बार। अब जैसे ये तो बात हुई एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की, उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे आया, लोगों ने कार्स का जब आविष्कार हुआ, लेकिन पड़ा था, पहले जहाँ पड़ा था कुछ मिलता नहीं था, सब जानवरों में बैठे जा सको, जानवरों के ऊपर, कुछ साधन नहीं था। जब कार्स आई, जब एरोप्लेन आए कि आप इतने लंबे लंबे डिस्टेंसेस बहुत झट से तय कर सकते हो, जब टेलीफोन आए, पहले के टाइम आपको किसी से बात करनी होती थी तो आपको फिजिकली उसके पास जाओगे तभी बात कर पाओगे, वरना आप बात नहीं कर पाओगे, मिल नहीं पाओगे कभी तरह। टेलीफोन्स आए, अब आप के कोने से दूसरी दुनिया के कोने किसी से भी बात कर सकते हो किसी भी टाइम। तो जब ऐसे आविष्कार हुए, तो हर आविष्कार के साथ या हर ऐसे लोगों को ये लगता था अब हमारी जिंदगियां आसान हो जाएंगी, कितनी अच्छी। लेकिन हर कदम के साथ जो हमारी तकलीफें हैं वो कम नहीं होती, क्योंकि हर बार हमारी जिंदगी आसान हो जाती है, उस आसानी को फिर हम अपनी आदत बना लेते हैं और फिर
और चीज से परेशान होने लग जाते हैं। ये इंसानी फितरत है। तो ये थी आयरनी ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। अब चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक। अटक गया। सर अटक गया। हाँ, समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। वेरी गुड। चलिए इसको पूरा देखें। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए इसको पूरा करते हैं। टॉपिक पे अगला टॉपिक है ट्राइब। तो ट्राइब्स का क्या मतलब होता है? यूजुअली 2 to 3 generations live together in small settlements or villages। 2 से 3 पीढ़ियां जब एक साथ रहती हैं किसी गांव या किसी सेटलमेंट में, उसे कहते हैं ट्राइब। मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर। जितने भी परिवार हैं वो सब एक दूसरे को जानते। दे डू हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग, फिशिंग। वर्क इज डन बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्राइब। अब ये जितने लोगों का समूह है, ठीक है, बहुत बड़ा समूह नहीं होता है। मान लीजिए एक ट्राइब में जैसे 200 से 400 लोग, 500 लोग, इस तरीके से ट्राइब्स होती हैं। अब वो उनमें कई सारी फैमिलीज होती हैं। वो फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं। जितने सब लोग हैं वो तमाम तरह के काम करते हैं, जैसे कि हंटिंग, जानवरों को मारना, पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा करना, फार्मिंग करना यानी कि खेती, हर्डिंग करना यानी कि जानवर पालना करना यानी कि मछलियां पालना। वो सब लोग ये तमाम काम करते हैं जिनसे उन्हें खाना, पानी, ये सब तमाम चीजें मिले। और ये सारे काम वो सब लोग मिल बांट के करते हैं। ऑल द वर्क इज डन बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द ट्राइब। तो ये पूरा सिस्टम होता है ट्राइब्स का। सम लीडर्स, अब जब ट्राइब है, मान लीजिए 300-400 लोग एक साथ रह रहे हैं कहीं पे, अपने खाने पीने का, रहने का, हर चीज का इंतजाम वो खुद कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं, कुछ आदमी होंगे, कुछ औरतें होंगी। अब आदमी हैं जैसे, तो कुछ ऐसे आदमी होंगे जो कि लीडर्स होंगे। और ऐसे ट्राइब्स जो होते हैं वहां पे ओल्ड पीपल आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर एक्सपीरियंस एंड विजडम। वहां पे बूढ़े लोगों की तौर पे बहुत ज्यादा इज्जत होती है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है और विजडम होती है, ज्ञान होता है उनके पास। क्योंकि अब ये जो ट्राइब्स होती हैं, ज्यादातर ट्राइब्स यानी कि वो जो जिनको आज के टाइम में हम आदिवासी जाति, जनजाति कहते हैं, उन लोगों की बात हो रही है। तो ये लोग कहाँ रहते हैं? जंगलों में, बहुत बीहड़ इलाकों में। यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी नहीं होते इनके पास वो फैसिलिटीज नहीं होती जो कि शहरों में होती हैं। तो जाहिर तौर पे इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए जंगलों में रहने के लिए, कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जंगली जानवरों को मारने जा रहे हो तो जंगली जानवरों का नेचर कैसा है, आपको किस तरीके से के खिलाफ कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी है। तो ये विजडम की बातें हैं, तजुर्बा। पुराने लोग हैं, जो उनके बूढ़े लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है उनके एक्सपीरियंस के लिए और विजडम के लिए। ट्राइब्स हैव देयर ओन रिलीजन। जो ऐसी ट्राइब्स होती हैं उनका अपना रिलीजन होता है, उनकी अपनी सोच होती है कि इस दुनिया को किसने बनाया, भगवान कौन है। ये जो तमाम जो रिलीजन वाली चीज़ें हैं, हर ट्राइब की अपने अपना रिलीजन होता है, अपने अपने ट्रेडिशंस होते हैं। ट्राइब्स का अपना अपना पहनावा होता है, अपने तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, उनका अपना म्यूजिक होता है। जैसे हम लोग तमाम तरह की स्टोरीज या लोक कथाएं सुनते हैं, उन लोगों की स्टोरीज भी अपनी अलग अलग होती हैं, उन लोगों की पेंटिंग्स भी अपनी अलग अलग होती हैं। अलग अलग ट्राइब्स के अपने अपने रिलीजन, अपनी अपनी भाषा। तो ये सिस्टम होता है ट्राइब्स का। दे लिव इन हार्मोनी विद नेचर, कि ये जो ट्राइब्स के लोग हैं ये हार्मोनी में रहते हैं। हार्मोनी यानी कि सामंजस्य नेचर के साथ। ये नेचर से ही तमाम चीज़ें, इनको खाने पीने की, रहने की, नेचर से ही लेते हैं और बदले में नेचर को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम अगर शहरी लाइफस्टाइल में हम जो लोग रहते हैं, हम नेचर को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुंचाते हैं। हम बड़े बड़े जंगलों को काट के वहाँ खेत बना देते हैं, जंगलों को काट के वहाँ अपने घर बनाते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं। दूर दूर से लोग शहर बना देते हैं और दूर दूर से लोग उन शहरों में आके रहने लग जाते हैं। तो एक ही जगह पे, चाहे वाटर कंजम्पशन हो, चाहे कुछ भी हो, एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट होने लगता है। तो उस आसपास की जगह के नेचर को हम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा हम गाड़ियों का यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स का, इधर उधर, ये हम नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ इन ट्राइब्स की बात अगर करी जाए तो ये पेड़ पौधों के पास रहते हैं, जंगलों के पास रहते हैं और नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और ये नेचर को दे कंसिडर इट एज देयर वेल्थ। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो उसको अपनी वेल्थ समझते हैं। वेल्थ यानी कि अपना धन। हम वेल्थ किसे समझते हैं? हम
चांदी को समझते हैं कि यार हमारे पास बहुत सोना चांदी है, हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, ये हमारी जायदाद है। ये लोग जो ट्राइब्स में होते हैं ये नेचर को जायदाद समझते हैं कि कोई बहुत अच्छा झरना होगा तो उन्हें गर्व होगा, यार ये झरना कितना बेहतरीन है, कितना खूबसूरत है, ये हमारी अमानत है। और इसके अलावा इन ट्राइब्स में कोई भी अमीर नहीं होता है, कोई भी गरीब नहीं होता है, ये लोग कलेक्टिवली रहते हैं। हम शहरों में अमीर और गरीब का फर्क बहुत बड़ा हो गया है कि अमीरों के घर, उनका रहना, उनका खाना पीना, उनकी जिंदगी की जो सहूलियतें हैं, और दूसरी तरफ गरीबों को आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा फर्क है कि गरीबों की ज़िंदगी तो नर्क हुई जा रही है। तो ट्राइब्स में अगर आप बात करें, इनके यहाँ कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, ये सब कलेक्टिवली रहते हैं कि ये हमारी जाति है, हमारी जनजाति है, यही हमारा ट्राइब है। यहाँ कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, ऐसा नहीं कि सब लोग एक ही तरह से रहते हैं, एक ही तरह का खाना खाते हैं, एक ही तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। वहाँ कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, वहाँ कोई लोन भी नहीं भरना होता किसी को, EMI भी नहीं भरनी होती, वहाँ करीब नहीं होती लोगों को कि यार ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ऑब्वियसली ये लाइफ है, आप कुछ भी करो तो कुछ ना कुछ मिस करोगे। खैर, अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अब क्लोजर लुक में हम देखते हैं मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ इज अ फर्टाइल प्लेन नियर बोलन पास दैट इज रूट ऑफ ईरान। कि मेहरगढ़ एक बहुत फर्टाइल प्लेन है, फर्टाइल यानी कि बहुत ज्यादा उपजाऊ, और ये प्लेन एरिया है, और यहाँ पे है बोलन पास के पास। बोलन पास बेसिकली क्या है, ईरान का रूट है। वन ऑफ द साइट्स ऑफ अर्लीस्ट विलेजेस यानी कि पीपल इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग एंड हर्डिंग कैटल, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस विद रूम्स वर फाउंड हियर। कि मेहरगढ़ बोलन पास ईरान के पास एक गांव पाया गया जहां पे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर जिनमें कई सारे रूम्स थे, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट या फिर अर्लीस्ट विलेजेस था, हजारों साल पहले का गांव। बरियल साइट्स फाउंड हियर एंड पीपल पेड रिस्पेक्ट टू देम। अब यहाँ पे ये जो पूरा गांव पाया गया, यहाँ पे कई सारी बरियल साइट्स पाई गई। बरियल साइट्स यानी कि बरी, ये जो वर्ड होता है बरी का मतलब होता है दफनाया हुआ, ठीक है, किसी को दफनाना। तो बरियल का क्या, किसी को दफनाया गया हो, एंड बरियल साइट्स का ऐसी जगह है जहां पे लोगों को दफनाया गया हो। तो ऐसी जगहें मिली हैं कई सारी, और जहां पे ऐसा माना जाता है कि पीपल पेड रिस्पेक्ट टू देम, क्योंकि उन जगहों के पास तमाम तरह की ऑफरिंग्स भी पाई गई कई जगहों पे। तो उनको देख लगा कि शायद लोग रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे आज के टाइम में कब्रिस्तान के पास लोग जाके फूल रखते हैं, तमाम सब ये सब चीजें होता है। तो उस टाइम पे भी ऐसा लगा लोगों को देख के कि लोग रिस्पेक्ट देते उन बरियल साइट्स को, एंड हो सकता है परहैप्स हैड बिलीफ इन सम काइंड ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। और ये भी माना जाता है कि उस टाइम के जो लोग थे उनका बिलीफ था आफ्टर लाइफ में, कि मतलब मरने के बाद लोग किसी और दुनिया में जाते हैं, और मरने के बाद भी एक दूसरी जिंदगी होती है, एक दूसरी दुनिया में, लाइफ आफ्टर डेथ, मौत के बाद की भी जो जिंदगी होती है, लोग उस चीज में भरोसा करते थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों को जब दफनाया जाता था तो लोगों की जो काम की जो चीजें हैं, माना जाता था कि अब उन्हें दूसरी दुनिया का सफर करना है, तो दूसरी दुनिया में जाने के सफर में उनको चीजें चाहिए होंगी, उनको खाने पीने की चीजें, उनके रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें होती थी, लोगों को जब गाड़ा जाता था तो उनके साथ में दफनाया जाता था, जिससे कि आपका जो सफर है दूसरी दुनिया के लिए, वो सफर आराम से बीते। क्योंकि कई सारे बरियल साइट्स के आसपास ये तमाम चीजें मिलती थी। ऑब्वियसली किसी मरे हुए आदमी के पास ये सब सामान मिल रहा है, इसका ये मतलब है कि उस आदमी को जिन लोगों ने दफनाया, उन लोगों के दिमाग में यही बात रही होगी कि हाँ, इसको एक दूसरी जिंदगी के सफर में ये सब चाहिए होगा। अब जैसे कि यहाँ पे मेहरगढ़ में कई सारे ऐसे बरियल साइट्स पाए गए। एक ऐसा बरियल साइट था जिसमें किसी आदमी को गोट्स के साथ यानी कि के साथ में गाड़ा गया था। अब क्लोजर लुक में हम देखते हैं दाऊजोली हेडिंग के बारे में। दाऊजोली हेडिंग इज ऑन हिल्स नियर ब्रह्मपुत्रा वैली। ये एक पहाड़ी एरिया है और ये है कहाँ पे? ब्रह्मपुत्रा वैली के पास। ब्रह्मपुत्रा क्या? ब्रह्मपुत्रा एक नदी है जो कि चाइना के पास से निकलती है, मतलब चाइना में ही निकलती है, आई मीन चाइना से निकलती है और फिर इंडिया में आती है, और इंडिया से आने के बाद जाती है बांग्लादेश में, और एट द एंड जाती है बे ऑफ बंगाल। तो ये ब्रह्मपुत्रा वैली के पास जो हिल्स हैं, यानी कि जो एरिया है, वहां पे ये जगह है दाऊजोली हेडिंग। यहाँ पे स्टोन टूल्स पाए गए कई तरह के, और कई मोल्टार्स और पेस्टल्स भी पाए गए, जिनसे ऑब्वियसली मोल्टार्स और पेस्टल्स पाए गए हैं, इसका मतलब यहाँ के लोग भी फार्मिंग करते रहे होंगे। जेडियाइट स्टोन वाज फाउंड दैट में फ्रॉम चाइना।
यहाँ पे जेडियाइट स्टोन मिला लोगों को। जेडियाइट स्टोन एक खास किस्म का स्टोन होता है जिसको चाइना में मिलता है, तो शायद ये स्टोन चाइना से यहाँ लाया गया होगा। टूल्स मेड ऑफ एंशियंट वुड एंड पॉट। अब यहाँ पे दाओजुली हेडिंग में जो घर मिले या जो गांव, यहाँ पे ऐसे टूल्स मिले जिनमें एंशियंट वुड मिली, कि मतलब बहुत पुराने ज़माने के टाइम की वो वुड थी, बहुत पुराने ज़माने के टाइम की चीज़ें थी। और पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन। अब एल्सवेयर सेक्शन में हम बात करते हैं केटल हायुक के बारे में, जो कि टर्की में है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट्स, ये नियोलिथिक साइट है। हम डिस्कस कर चुके हैं, पैलियोलिथिक एज थी पहले, फिर मीजोलिथिक एज आई, फिर आई नियोलिथिक एज। तो ये नियोलिथिक टाइम के मतलब वक्त साइट है केटल हायुक, जो कि है टर्की में। यहाँ पे कई सारे घर, कई सारे जहाँ अलग अलग घर हैं, अलग अलग रूम्स हैं, अलग अलग फ्लोर्स हैं। Many things were brought here from great distances. अब इन तमाम घरों में कई सारी तमाम चीज़ें मिली हैं, और वो चीज़ें जिनको शायद बहुत दूर के एरिया से लाया गया होगा। जैसे कि यहाँ फ्लिंट मिला, जिसके बारे में लोगों को लगा कि ये फ्लिंट शायद सीरिया से लाया गया होगा। लोगों को यहाँ काउरीज मिले, जो शायद ऑब्वियसली काउरीज यानी कि वो जो सी शेल्स होते हैं। अब सी शेल्स तो समंदर के पास ही मिलेंगे, तो नियरेस्ट समंदर जो था वहाँ वो था रेड सी, तो मे भी शायद वो काउरीज रेड सी से आए होंगे। और इसके अलावा और भी शेल्स मिले जिनके बारे में कहा गया कि मे भी शायद ये मेडिटेरियन सी से आए होंगे। All this would have been carried on animal backs as there were no carts by then. कि अब ये जितना सामान है, फ्लिंट ऑब्वियसली सीरिया के आसपास मिलता है तो वहीं से आया होगा, रेड सी के आसपास से कुछ आया, मेडिटेरियन सी के जो काउरीज हैं वो मिल रहे हैं, सी शेल्स मिल रहे हैं, तो इतनी दूर दूर की चीज़ें यहाँ मिली हैं। तो उस टाइम पे कार्ट्स तो थी नहीं। आज के टाइम में एक चीज़ दूसरी जगह जाती है तो गाड़ियों से जाती है। पहले के टाइम में बुलक कार्ट्स होते थे, जानवर जिनको ढोया करते थे, तो कार्ट्स भी नहीं थे उस टाइम पे। तो हज़ारों साल पहले की बात हो रही है, नियोलिथिक टाइम पे। उस टाइम पे वो चीज़ें एनिमल बैग्स पे लाई जाती रही होंगी। तो ये था क्लास 6 हिस्ट्री का 3rd चैप्टर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और एंशिएंट जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स हैं, मैं उन पे एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप हाँ यस बेटा, समझ में आया ना सभी को। ये 2nd चैप्टर था पुरानी बुक में, इसको 3rd चैप्टर करके दिखाया गया है, ठीक है। यस सर। अब आपको सुनिए ध्यान से, ये जो 2nd चैप्टर है ना, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड, इसको आपको बुक से पढ़ना है, ओके। और इस वीडियो को देखना है, आपके क्लास के ग्रुप में इस वीडियो मैंने भेज दिया है। ओके सर। ओके सर। चलिए ठीक है बेटा, लेफ्ट दीजिए सब लोग क्लास को। बाय सर। बाय सर। हैव अ नाइस डे। बाय सर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, सेम टू यू बेटा। बाय सर। बाय।